हाय स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल से किसी उसके एक्सियल पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था उसका डेरिवेशन हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पीडीएफ पे आपको समझाता हूँ और उसके बाद में आपको जो डेरिवेशन के मेन पॉइंट है वो बोर्ड पर भी समझाऊंगा, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है इसको थोड़ा बोर्ड वर्क की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो चलिए हमारा पीडीएफ, आप पीडीएफ आइए। तो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो देखिए डाइपोल का जो इक्वेटोरियल पॉइंट है ये हमें मालूम है कि द इक्वेटोरियल लाइन इज पासिंग इज परपेंडिकुलर टू द equatorial line is passing through the center of a dipole and perpendicular to the dipole. Okay, or we can say that a perpendicular line passing through the center of a dipole is called the equatorial line. Okay, तो अब यहाँ पर ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक ए और बी पॉइंट है, ए पर माइनस क्यू चार्ज है और बी पर प्लस क्यू चार्ज है। अब और यहाँ पर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2a। 2a यहाँ पर डिस्टेंस है, तो यहाँ पर ये a होगा, ये भी a होगा और ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन होगी और इस इक्वेटोरियल लाइन पर हमने एक पी पॉइंट कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट पी कंसीडर किया है। अब हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो मालूम ही है, तो हम माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी इंडिविजुअली। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ माइनस क्यू चार्ज। तो देखो माइनस क्यू चार्ज से मैं निकालूंगा जो पी पॉइंट है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इनवर्ट द क्यू होगी। ठीक है, नेगेटिव का इनवर्ट द क्यू। और प्लस क्यू का क्या होगा, आउटवर्ड द पी, आउटवर्ड द प्लस क्यू मतलब, तो ये बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास दो वेक्टर आ चुके हैं E1 और E2। अब E1 और E2 का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो वही इस पी पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर ये हो गया ई इक्वेटोरियल। ई इक्वेटोरियल जो होगा वो इन दोनों का E1 प्लस E2 होगा, इसमें कोई कंसेप्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसमें जो बाकी का जो मैथमेटिक्स है उसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट तो वही है, बस मैथमेटिक्स थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर हम ये एक ट्राइंगल बन गया, इस ट्राइंगल में हमने एक जो ये एंगल है ट्राइंगल का वो कंसिडर कर लिया थीटा। ठीक है, और बाकी के जो पैरामीटर्स है वो भी देख लेते हैं। ओ से पी तक की डिस्टेंस हो गई आर, क्योंकि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको उसके लिए हम जो डिस्टेंस कंसीडर करेंगे वो यही करते हैं, सेंटर से मेजरमेंट होता है उसका, इसलिए हम इसको ओ से पी को हमने आर कंसीडर कर लिया। अब देखिए अगर ये आर है ये ए है तो ये भी ए ही है, तो ए और आर, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो हम अगर बोलेंगे बीपी कितना होगा तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट 1/2 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये छोटी छोटे से जो कंसेप्ट है ये भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आपको डेरिवेशन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर आप इसमें उलझ जाओगे कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 कहाँ से आ गया, थीटा ये सब कंसीडर किया गया, ये थीटा तो कंसीडर किया लेकिन ये पाइथागोरस थ्योरम से ऑटोमेटिकली आया। ठीक है, चलिए तो अब हमें हमारे पास मेन टास्क क्या है, हमारे पास मेन टास्क है इस ई की वैल्यू फाइंड आउट करना और हमें मालूम हो चुका है कि ई इक्वल टू E1 प्लस E। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या हमने कंसीडर किया है। लेट पॉइंट पी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज से जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यों आया, एक्चुअल में हमें ये डिस्टेंस लेना है बी पी, हमें डिस्टेंस लेना है यहाँ पर बी पी। तो अगर हम बीपी डिस्टेंस ले रहे हैं, अगर हम यहाँ पर बीपी डिस्टेंस ले रहे हैं तो इस बीपी की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज निकालें, ये माइनस क्यू चार्ज है, इस माइनस क्यू चार्ज से जब मैं पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर E1 की वैल्यू 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का सेम E1 E2 E है। ठीक है, तो अब मैं जो इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला हूँ, मतलब मैं जो ये ई इक्वेटोरियल निकालने वाला हूँ, ये ई इक्वेटोरियल में निकालने वाला हूँ कंपोनेंट मेथड से। कंपोनेंट मेथड आपने क्लास 11 में कंपोनेंट मेथड को पढ़ा होगा कि कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है, वेक्टर क्वांटिटीज यहाँ पर दो अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है, ओरिएंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट।
ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो E2 और E1 है इनको हम दो अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे और जो अपोजिट कंपोनेंट होंगे उनको हम क्रॉस करेंगे और जो सेम डायरेक्शन में कंपोनेंट होंगे उनको ऐड कर देंगे। तो बाय कंपोनेंट मेथड, ये देखिए, ये मैंने फिर से वो डायग्राम रिपीट किया यहाँ पर E2 और E1। E2 को क्या किया मैंने, दो अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। तो E2 क्या हो जाएगा, E sin थीटा E cos थीटा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि E1 और E2 E है, तो यहाँ पर E2 बराबर हो जाएगा E sin थीटा और E cos थीटा। सिमिलरली जो E1 हो जाएगा वो भी हो जाएगा E sin थीटा E cos थीटा। डायग्राम को आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि E sin थीटा और E sin थीटा दोनों अपोजिट है, तो ये जब अपोजिट है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल कर दें और ये जो E cos थीटा और E cos थीटा इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो जो हमारा जो रिजल्टेंट है, मैंने लिखा भी देखो यहाँ पर, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू डायपोल एक्सिस, ये परपेंडिकुलर टू डायपोल एक्सिस हो गया ये दोनों कंपोनेंट, E sin थीटा E sin थीटा कैंसिल आउट एंड कंपोनेंट पैरेलल टू द डायपोल एक्सिस आर एड अप। ये सब बातें आपको एग्जाम में जब आप डेरिवेशन डिराइव करते हो तब भी लिखना पड़ेगी, ये सब आपको एक एक लाइन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्विटोरियल क्या हो जाएगा, इक्विटोरियल हो जाएगा इसके बराबर E cos थीटा प्लस E cos थीटा, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 2E cos थीटा। ओके, तो अभी हमारे पास इक्विटोरियल 2E cos थीटा आ गया। अब इस 2E cos थीटा में हमें कौन सी वैल्यूज मालूम है, हमें मालूम है कि E की वैल्यू मालूम है हमें यहाँ पर, क्योंकि E की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ पर, ये थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ये रहा E इन दोनों के बराबर E है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर जो है वो E की वैल्यू है। तो यहाँ पर E की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, लेकिन cos थीटा की जगह पर क्या पुट करूंगा, cos थीटा की जगह मैं क्या पुट करूंगा, तो cos थीटा के लिए मैं पुट करने के लिए मैं फिर से मैं इस डायग्राम पर लोड कराऊंगा। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि थीटा मैंने क्या कंसीडर किया था, थीटा मैंने कंसीडर किया था इस ट्राइंगल का एक एंगल, तो ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर मैं फिर से अगेन मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट लगा दूंगा। यहाँ पर cos थीटा, बोलो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ पर a है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/2 है। तो बस यही वैल्यू मैं cos थीटा के यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। ये देखिए मैंने लिखा भी है कि इन ट्राइंगल AOP cos थीटा इक्वल टू A अपॉन AP, A अपॉन तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से मैं अब निकाल रहा हूँ, वैल्यू पुटअप कर दी मैंने। 2, ये जो 2 था 2 दिया, E की जगह पर मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रखा, और जो मेरे पास cos थीटा की वैल्यू थी उसकी जगह पर मैंने A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 1/2 रख दिया, और अब इसको मैंने सॉल्व कर लिया। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर 1 और 1/2 दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 और 1/2 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2, ठीक है। तो ये हमारा पास क्या हो गया, यहाँ पर देखो ये फिर से बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1 है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2 है, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2। P कहाँ से आया, मुझे फिर से बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, आपको पिछले लेक्चर से मालूम हो चुका है। जो P होता है वो होता है 2QA, यहाँ पर 2QA जो है वो P के बराबर है, इसलिए हमने इसको अलग से नहीं लिखा, ठीक है। हमारा प्रीवियस जो नॉलेज है वो हम यहाँ पे काम हो जाएगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2, ठीक है। और जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ पर होगी, B to A होगी, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन P की डायरेक्शन क्या होती है, A to B होती है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। मतलब यहाँ पर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि हमें याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन बना के इसमें पूछ सकते हैं, ठीक। अब इसमें भी स्पेशल केस होगा, जैसे हमने पिछली बार स्पेशल केस देखा था कि आर इफ यहाँ पर आर जो है वो ग्रेटर देन ए हो जाए तो क्या होगा, तो अगर इफ आर इज ग्रेटर देन ए देन दैट ए इज नेग्लिजिबल, और अगर ये ए नेग्लिजिबल हो जाएगा तो दैट आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R, ये P अपॉन R क्यूब हो गया। तो E
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होगा। ये हम यहाँ से निकाल रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ है। ऐसा हमने इसलिए भी लिखा है ताकि हमें समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होती है। तो वो स्क्वायर होगी और ये क्यूब होगी, दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है और ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा चलिए एक और पॉइंट इसमें डिस्कस कर लेते हैं। अब हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, दोनों में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका रिलेशन क्या होगा। लेकिन ये एक शॉर्ट डाइपोल के लिए होगा, मतलब स्पेशल केस के लिए हम कंपेयर कर रहे हैं। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखेंगे कि ई एक्सियल इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर 2 इक्वेटोरियल होता है। देखो जो एक्सियल लाइन होती है उसका फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 2p/r³। यहाँ पर 2p आ जाएगा और ये r³ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो इक्वेटोरियल है वो एक्सियल जो है उसका हाफ है और जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल का डबल है। ठीक है, तो यही लिखा हमने कि ई एक्सियल इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल, और इन दोनों का रेशियो कितना होता है, इनका रेशियो होता है 2। तो ये हमने अभी दोनों ही डेरिवेशंस को हमने समझ लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों ही डेरिवेशन को हमने समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इक्वेटोरियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन, दोनों को हमने कंपेयर भी किया।